بدلता है आसमां रंग कैसे कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की आज के एपिसोड में न्यूज़ वन की तमाम टीम की तरफ से आपको खुशामदीद। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज माया कहानी में किसकी कहानी है, कैसे कैसे ज़िंदगी रंग दिखाती है। आंख ओझल पहाड़ ओझल। कौन है आज जो अपनी कहानी आपसे आके शेयर करेगा? क्योंकि मैं एक बात को बहुत समझती हूँ कि पूरी टीम हमारी एक बात को बहुत मानती है, और वो ये है कि बहुत हिम्मत चाहिए पूरी दुनिया के आगे आकर, सामने आकर अपना दुख बताने और सबको शेयर करने के लिए। मैं तमाम उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो अब तक इस प्रोग्राम को अपना समझकर आए और अपनी कहानी आकर माया कहानी की टीम से शेयर की। थैंक यू सो मच। माया कहानी की कोशिश जुमा, हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी ऐसी कहानी है और आप माया कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर, स्क्रीन पर नंबर्स आएंगे, आप हमारी टीम से बात कीजिए और हमसे रब्ता कीजिए। आज इसकी कहानी है, सुन के शायद आप भी हिल जाएंगे, जैसे कि कल मैं इमरान भाई की कहानी सुनकर हिल गई थी। हर हफ्ते कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन कसम खुदा की ऐसा लगने लगा है जैसे इंसानियत पर से भरोसा उठता जा रहा हो। लेकिन यही वक्त है जहां हमने अपना भरोसा ख़त्म नहीं, दोबारा बिल्ड करना है। लेकिन उनका क्या जो टूट चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज की माया कहानी की मेहमान से। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। हम अभी आए, लेकिन ये याद रखिएगा, बड़ी हिम्मत चाहिए किसी को, तो आप उसी हिम्मत के साथ देखिएगा भी और उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। विल बी राइट बैक। एक बार फिर माया कहानी के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं आपको वक्त ज़ाया किए बगैर लेकर उनके पास जिनकी आज की कहानी हमारे दिलों पर और हमारे रूह पर क्या असर छोड़ती है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, अभी दोबारा कनेक्ट हो जाएगी, 2 ही लम्हे लगेंगे। हमें लगता है कभी कभी ज़िंदगी हमारी बहुत सारी चीज़ों की आदी हो जाती है। हम कंफर्ट के आदी हो जाते हैं, हम आसाइशों के आदी हो जाते हैं, लेकिन इस बात को कंप्लीट शायद बाद में करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आलिया, खैरियत से हैं? मैं माया जी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, आलिया की गालिबन ऑडियो काफ़ी एको कर रही है यहाँ पे, या वैसे भी एको ही हो रही है? तो ज़रूर बताइएगा। आपके सामने इस वक्त आलिया चौधरी मौजूद हैं। आलिया चौधरी जी, अपनी कहानी कहाँ से शुरू करनी चाहेंगी और आप क्या करती थी? ओवर टू यू। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मुझे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। न्यूज़ वन की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं है। ये कहानी मैं अपनी मर्ज़ी से सुनाना चाह रही हूँ। समझ नहीं आ रही उनकी बात, काफ़ी हद तक यहाँ पर थोड़ी सी एको हो रही है। आलिया, एक लम्हा और दीजिएगा, हम अभी दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं। आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर क्यों? आज ये शो जो होने वाला है, इस पे आप एक इंसान की कहानी के वो चैप्टर सुनेंगे जो बहुत ही आज के हालात से मुख्तलिफ थे। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, ये आप आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपको और बेहतर तरीके से पता चल सकेगा। अगर आलिया हमारे साथ मौजूद हैं तो क्या हम आलिया से बात कर सकते हैं? तो बताइएगा, ताकि मैं उनसे बात कर अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हो रही थी, तो हमने कहा कि आइए हम खुद ही सुनते हैं कि वो खुद ही जो बताना चाहें अपनी ज़िंदगी के बारे में, ये उनके ऊपर है। वो इस प्रोग्राम में क्यों आई, उन्होंने हमसे रब्ता क्यों किया, ऐसे ही आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आते रहेंगे। माया कहानी की टीम से आपने रब्ता करना है और बतानी है अपनी कहानी। जी बताइए टीम, ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें। कल के प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोग, और मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग अब तक मेहमान आए हैं, जी सॉरी जी माया जी जी, मैं ये कहना चाह रही थी जी कि मैं ये आलिया, कहानी अपनी मर्ज़ी से बताना चाह रही हूँ। मेरी कहानी सबको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक़्त जिस हालात में हम लोग जी रहे हैं, वो मुझे सब कुछ बताना ज़रूरी था। और शुक्रिया माया टीवी का, जिनने मेरी आवाज़ सुनी और इस वक़्त मुझे मौका दिया ताकि मैं सारी दुनिया को बता सकूँ कि मैं किस प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ। माया जी, मैं स्टेज ड्रामे की आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल स्टेज को दिए हैं। 14 सालों में मैंने अब्बाशों वाली ज़िंदगी देखी। मैंने अपनी फैमिली को एस्टैब्लिश भी किया। अपनी फैमिली को मैंने बड़े अच्छे तरीके से पाला। तो जब ये
لاک ڈاؤن شروع ہوا, کرونا آیا, اس کے بعد یہ 4-5 مہینے سے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مالم مکان نے میرے گھر کو تالا لگا دیا. میں نے 5 مہینے کا کرایہ نہیں دیا, اس نے میرے گھر کو تالا لگا کے ہمیں دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا تاکہ ہم سڑکوں پہ رلتے پھریں. یہ انسانیت نہیں ہے. ہم اپنے ہی ملک میں ایسے ہیں کہ جیسے ہم کسی غیر ملک میں رہ رہے ہیں. ہمیں اس وقت جھونپڑیوں میں رہنا پڑ رہا ہے اتنی مجبوری سے. میرے بھائی کی حالات اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس کے علاج کے لیے بھی مجھے در لوگوں سے مانگنا پڑ رہا ہے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں. تو جو میری آواز سن رہا ہے, جن کے پاس ہی میری آواز جا رہی ہے, خدا را میری یہ ویڈیو دیکھ کے میرے پہ رحم کیا جائے اور میرے بھائی کا مجھے علاج کروانا ہے, کیونکہ ہاسپٹل والے ہماری سنتے نہیں. میں ہاسپٹل سے 7 دن رہ کے آئی جناح ہاسپٹل میں, میرے بھائی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چلا. میرے بھائی کو بس تسلیاں دیتے تھے کہ آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. وہ دن بدن بیمار ہوتا گیا اور اب میں اسے گھر واپس لے کے آئی ہوں. اس کی جو میڈیسنس ہے وہ بڑی ایکسپینسو ہے, اسے پرائیویٹلی میں علاج کروا رہی ہوں. اوکے. تو مایا جی میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائے اور میرے بھائی کا علاج شروع ہو جائے. میری آواز جو سن رہا ہے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را میری مدد کی جائے, میرے بھائی کی مدد کی جائے, میں اپنے بھائی کا علاج کروا سکوں. میں نے انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ. بھی اپنے حالات عالیہ آپ کے لیے پوری کوشش کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. بہن میں چاہوں گی شروع سے آئیں. 14 سال پہلے سٹیج کا رخ کیسے ہوا؟ جی اسٹیج کا رخ اس طرح سے ہوا. گھر کے حالات کچھ ایسے تھے, والد صاحب میرے تھے نہیں اور ماما جو تھیں وہ بیمار ہو گئی, تو گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کما سکے. تو پھر مجھے مجبوراً تھیٹر کی دنیا میں جانا پڑا. حالانکہ تھیٹر کی دنیا میرے لیے وہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا تھی, اوکے تو میں بہت چھوٹی سی تھی. تو اوکے پھر مجھے اس دنیا میں قدم رکھنا پڑا. پہلے تو بڑی مجھے پریشانیوں سے گزرنا پڑا, لوگوں کی گندی نظروں سے گزرنا پڑا, لوگوں کی ہر گندی باتیں سننی پڑی. پر اللہ کا یہ شکر ہوا کہ اللہ پاک نے یوں میری مدد کی کہ میں اسٹیج پہ پرفارم بھی بہت اچھا کرتی ہوں, میں اسٹیج پہ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں. اور اللہ کی رحمت ہوئی ایسے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بعد میں مجھے کم سے کم 4 سال بڑی پی کاٹنی پڑی. میں نے بڑی محنت کی اس بات کے لیے, لوگوں کی گندی باتیں بھی سنی, لوگوں کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنی. پر میرا اللہ کا یہ کرم تھا کہ میں نے وہ سیڑھی اپنی مشکل والی پار کر لی, اور اس طرح سے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے مجھے تھیٹر جوائن کرنا پڑا تاکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا میں خیال رکھ سکتی. مجھے بس مجبوری کی تحت آئی تھی میں. عالیہ جی یہ بتائیے کہ آپ اس وقت آپ کہہ رہی ہیں کہ مکان مالک نے گھر سے نکال دیا, آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں آپ کے پیچھے کیا دیکھ رہی ہوں, یہ کیا ہے جو آپ کے میم یہ پیچھے؟ میرے گھر یہ جھونپڑیاں ہیں, جس جھونپڑی میں میں ٹھہری ہوئی ہوں. اور مطلب میرے پاس وہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کہیں جا کے روم لے سکتی یا کہیں کوئی گھر لے سکتی. تو مطلب ہم یہیں پہ ہیں, بارش ہوتی ہے تو یہ چونا شروع کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سارے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں. زیادہ بارش ہوتی ہے تو ساتھ ہی پلازا ہے, وہاں پہ 4 پائی رکھ کے تو ہم سارے بیٹھ جاتے ہیں. 14 سال کا عروج دیکھا ہے عالیہ, 14 سال کا عروج. بس مایا جی اللہ کی مرضی کے آگے انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ پاک نے عروج دیا تھا تو زوال بھی ہے تو عروج بھی ہے. اللہ پاک اگر مشکلیں لے کے آتا ہے تو آسانیاں بھی لے کے آتے ہیں. اللہ پاک پہ ہمیں پورا امید ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشکلیں دور کریں گے. دیکھیں مایا جی, آپ سے اگر رابطہ ہوا تو اس میں بھی اللہ کی مرضی تھی. آپ سے رابطہ ہونے کی یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے میری سنی ہے اور اللہ پاک میری مدد کریں گے. عالیہ جب بہت عروج کا وقت دیکھا تھا تو اس وقت کیا حالات تھے؟ کہاں رہتی تھیں آپ؟ آپ کی رہائش کیسی تھی؟ گھر کیسا تھا اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ رہتے تھے؟ میری ماشاءاللہ میں اپنا اس وقت 20,000 روپے رینٹ دیتی تھی. مطلب تب بھی میرا رینٹ کا گھر تھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. میں 3 مہینے کا کرایہ ایکسٹرا دیا کرتی تھی. اور میرے گھر میں الحمدللہ دنیا کی ہر چیزیں تھیں. میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں. میرے پاس ماشاءاللہ دنیا کی ہر چیز تھی کہ جو میرے پاس کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوئی. میں UK بھی گئی مایا جی, میں دبئی بھی گئی, میں بحرین بھی گئی, میں مسقط بھی گئی. یعنی کہ میں نے ایسے ملک دیکھے ہوئے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کسی اور ملک کو دے سکوں. میں نے مطلب ہر جگہ کنٹری میں چکر لگایا. میری اب کوئی خواہش نہیں ہے
تو آئیے मैंने आपको बड़े दिखाते अच्छे हैं, हालात आलिया ने ये बताया कि वो कैसे रहती थीं। आइए आपको दिखाते हैं कि अब आलिया कैसे रहती हैं। ये वो हालात हैं जिसमें हम सोचते हैं कि अल्लाह ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, अल्लाह ना करे हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हो, लेकिन जैसे कि आलिया ने कहा कि हर उरूज को ज़वाल है, तो आसमान के रंग बदल गए। उरूज देखने वाली वो आलिया आज मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हालात थे, खाने का कोई फ़िक्र नहीं, रहने की कोई फ़िक्र नहीं। मैं ये हालात देखकर शायद मेरे पास अल्फाज की कमी है कि मैं क्या ये देखकर बोलूं, लेकिन बस ये कह सकती हूँ कि रब ताला तू अपने बंदे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो ईंटों पर उनका चूल्हा है। ये आलिया की ग़ालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तब की तस्वीरें हैं जब वो स्टेज पे परफॉर्म करती थी, और उनकी क्या, वो क्या चार्ज करती थी काम करने का, उनकी क्या मजदूरी होती थी, हम उनसे भी ज़रूर पूछेंगे। आलिया हमारे साथ फ़ोन पर हैं मौजूद। आलिया, आप क्या चार्ज करते थे अपने परफॉर्मेंस के, काम करने के या एक्टिंग जी करने के? जी माया जी, हमारे जो ड्रामे की जो जो डेट थी, एक होता था 13, एक होता था 16 दिन का ड्रामा, एक होता था 8 दिन का ड्रामा। 8 दिन के जो चार्जेस थे वो अलग थे, 16 दिन के मैंने एक ड्रामे की 1 लाख रुपया भी चार्ज किया हुआ है, 80,000 भी चार्ज किया हुआ है, यानी कि एक मंथली मैं 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख कमा लिया करती थी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो इजीली अपनी जिंदगी चला सकती थी। ये हमारी जिंदगी में अजाब आए जब से इमरान खान साहब ने हमारी जिंदगियों को तबाह कर दिया, जब से इमरान खान साहब ने ये हालात हमारे कर दिए कि हमें लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं कि हमारी मदद की जाए। ये हालात हमारे साथ कभी भी नहीं थे। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आलिया, सबसे ज़्यादा क्या बात याद आती है उस वक्त की जो बिल्कुल ज़िंदगी बदल के रख दी जिसने? सबसे ज़्यादा उन दिनों की सबसे ज़्यादा क्या याद आती है? मेरी सबसे ज्यादा यादें ये हैं कि जब मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो सारे मेरे लिए खड़े हुआ करते थे। मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो मेरे लिए सारे खड़े हुआ करते थे और मेरे नाम की टिकट बिका करती थी। पूरा पूरा हाल 500-500 लोग मेरे नाम की टिकट्स लेके मेरा ड्रामा देखा करता था। तो वो बड़ी यादें हैं मेरी। मैं जिस दिन ड्रामा ना करती तो वो लोग हॉल में जाते ही ना और वो ड्रामा ही नहीं देखते थे, क्योंकि ये कहते थे कि जब तक आलिया नहीं आएगी ना शो चलेगा ना हम ड्रामा देखेंगे। वो यादें बड़ी याद आती हैं, पर आज भी मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि वो दिन वापस आएंगे। तो अगर ये दिन आए तो मैंने हौसला रखा है, मेरे पर अल्लाह पाक फिर से वो दिन लाएंगे। इंशाल्लाह। बस ये लॉकडाउन, ये अजाब जो अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है ये खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है हर चीज ठीक हो जाएगी। आलिया, कभी उन लोगों ने जो साथी थे काम करने वाले, आप इस वक्त जज्बाती भी हो रही हैं, नज़र आ रहा है, आसान नहीं होता कि जब इंसान सोचे कि अच्छा बताओ क्या खाओगे, और अचानक से हालात कुछ ऐसे आ जाएं कि कुछ खाने को है भी कि नहीं। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ इस बात का कि आप बहुत गम से गुज़र रही हैं, और रोज़ एक जंग है जो आप लड़ती हैं, और सबसे बड़ी जंग इंसान की उसके अंदर की होती है कि मैंने इतना उरूज देखा, आज मैं इन हालात में हूँ। इन झोपड़ी में आपके साथ कौन कौन रहता है? माया जी, मेरे 2 भाई हैं और मेरी 2 भाभियां हैं। अच्छा। मेरी अम्मी है, मैं हूँ और हमारे 7 बच्चे हैं मेरे भाइयों के। उसके साथ मैं यहाँ रहती हूँ। हमारे बच्चों के हालात इस वक्त वो हैं कि जो देखे उसका सीना फट के बाहर आ जाए, कि ना उनके पास कपड़े हैं, ना उनके पास नहाने की कोई जगह, ना उनके पास कोई बैठने की जगह। ईद पे भी इवन उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने। छोटी ईद पे उनमें से किसी ने कोई कपड़े नहीं पहने। और ये सब वो लोग, बड़ा आप दुख लोग का साथ रहते रहे हैं शुरू से? जी। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही? कभी ईद कभी पर? नहीं, कभी नहीं, कभी मैंने जिंदगी में प्रॉब्लम आने ही नहीं दी। मैंने इनको इससे पहले ही मैं इनको 8-8 जोड़े 8-8 सूट लेके दे देती दिया करती थी कि ये ना कहें कि हमें एक-एक सूट मिलता है या 3 दिन मिलते हैं। मैंने 8-8 सूट लेके दिया करती थी, यानी कि ईद की हमारी शॉपिंग कम से कम 3 लाख पे चली जाया करती थी, बच्चों की और हमारी।
इस तरह से माहौल था। बट आज जब इस पिछली ईद पे उनने कपड़े नहीं पहने तो बड़ी तकलीफ हुई। आलिया तो चौधरी मैंने इस अपने वक्त हालात खुले का आसमान के नीचे बैठी हैं और अल्लाह से फरियाद कर रही हैं कि अल्लाह उनके हालात अच्छे करे। लेकिन आज वो जिस टफ टाइम से गुजर रही हैं, अपनी कहानी हमसे शेयर कर रही हैं। आलिया, उन लोगों ने कभी आके ढूंढा नहीं जिनके साथ आप काम करती रही हमेशा? वो आई नहीं आपको तलाश करते करते? कभी ऐसा हुआ, कॉल की किसी ने, पूछा किधर हो, किस हाल में हो? जी, बिल्कुल। जब ये मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो मुझे जो आर्टिस्ट मेरे मतलब क्लोज़ थे, यानी कि जो मेरी तरह के ही आर्टिस्ट थे, अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़त दी। उन लोगों ने मेरे से राब्ता किया, मेरी कुछ मदद भी की उन लोगों ने, जो जितनी कर सकता था। मेरे जो बड़े छोटे थे लेवल के, उन लोगों को अल्लाह ने इज़्ज़त दी, उन्होंने पैसा बनाया, घर बनाए। उन लोगों ने मेरी जितनी हिम्मत हुई मेरी मदद की, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। जो लोग नहीं वो लोग नहीं मेरी मदद कर सके जिनके पास अरबों करोड़ों हैं। जो मेरी मदद करना चाहें तो वो अपनी मेरी सोच से ज़्यादा कर सकते हैं, बट वो अच्छा, यानी कि मेरी जिनके मदद पास करना नहीं। था, जिनके पास वसाइल थे, जो कर सकते थे, आप ये कहना चाह रही हूँ, उन लोगों ने नहीं मदद की। जी नहीं। जिनमें कौन आपकी नज़र में आप बोलना चाहेंगी, मेरी बताएं? नज़र में जो हमारे हमारे जो प्रोड्यूसर हज़रात हैं, जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, जिनके अपना सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, जो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो बहुत सुपरस्टार आर्टिस्ट हैं। हालाँकि आजकल सुपरस्टार्स के भी हालात मैंने सुना है जी, कि बड़े ख़राब जा रहे हैं। नसीम विक्की साहब ने बताया कि जी। मेरा घर जो है वो मेरा घर किसी ने पैसे दे के वापस ले लिया। वो मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि वो घर में रहे, तो वो भी घर मेरा चला गया। अगर सुपरस्टार पे ये वक़्त आ सकते हैं, तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं। नसीम विक्की साहब के ऊपर ये वक़्त आ सकता है, तो हम लोगों का क्या बनेगा? हम लोग कहाँ जाएँगे? छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं। अभी इस कहानी के और भी रुख बाकी हैं। आलिया चौधरी हमारे साथ इस वक्फे के बाद। लाहौर के स्टेज की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट आलिया चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जो हालात अपने बता रही हैं, जो कहानी अपनी सुना रही हैं, वो वाकई तकलीफ दे है। एक आध और सवाल करके अब इंशाल्लाह उनसे और कुछ जानना चाहेंगे। आलिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त? जी माया जी, मैं ये कहना चाहूँगी जी, कि मेरी ये जो कहानी है, मैं अपनी मर्ज़ी से सुना रही हूँ। ओके। इसमें आपकी टीम का, आपका कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, क्योंकि मैं चलिए, ये शुक्रिया। बताना चाह रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये कहानी सुनाना चाह रही हूँ, ताकि मेरी कहानी हर घर तक, हर तक पहुँचनी चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सो मच आलिया जी। हम ज़रा अगले सवाल की तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा, आपके दो भाइयों और दोनों भाइयों की औलाद कितनी बताई आपने? जी मैम, मेरे एक भाई के 6 बच्चे हैं और अच्छा, एक के 2 बच्चे हैं। तो जो इस 8 वक़्त बच्चे। काफ़ी बीमार है, उसके 6 बच्चे हैं ठीक है। और वो इस वक़्त कोई काम नहीं कर सकता, वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उनमें से स्कूल जाने वाले भी बच्चे हैं या सब घर ही में होते हैं? नहीं, नहीं, फ़िलहाल तो कोई भी नहीं जा सकता स्कूल, हाँ, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं वो स्कूल नहीं वो जा सकते। सही तो बात है, स्कूल कैसे कुछ नहीं जाएँगे? कहीं। आसान नहीं होगा। जी। और आपकी भाभियाँ भी जो हैं वो सब घर पे ही होते हैं, मतलब जहाँ जी, जी, बिल्कुल। जी, जहाँ पे आप लोगों की रिहाइश है वहीं पर होते हैं? आवाज़ उनकी गायब हो गई है। तो आलिया, आप जहाँ रह रही हैं, ये सड़क का हिस्सा है जो मैं फुटेज देख रही हूँ, ये जी। बिल्कुल। जी, माया जी, बिल्कुल ये सड़क का हिस्सा है, सड़क के बिल्कुल ही साथ ये मेरी टेंट लगे हुए हैं। और यहाँ पर और भी टेंट लगे हुए हैं? ये आपने अकेले यहाँ पर आके ये पड़ाव डाला, ये भी आपको किसी ने आपने खुद ही किया है अरेंज, या किसी ने लाके आपको कम से कम? नहीं, नहीं, मतलब किसी ने कहा था कि आप यहाँ ठहर जाएँ, उन लोगों ने कहीं जाना था तो वो उन लोगों ने मेरे साथ ये एहसान कर दिया। बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने आपके दो हालात आ रहे हैं। एक वो जब आप पूरी ग्लैमरस नज़र आ रही हैं और नज़र आ रहा है कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, और उस वक्त इंसान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे वक्त पलट सकता है और क्या हो सकता है। जी। मेरा मेरा पहला सवाल आपसे ये है आलिया, आपके दोनों भाइयों ने भी कभी कोई काम नहीं किया, या नहीं वो? जी मैम, मेरे दोनों भाई काम करते थे। ओके, एक जो बीमार है वो ऑटो चलाता था। ठीक है।
वो एक जो बीमार है वो ऑटो चलाता था, अच्छा। और जो दूसरा था कि वो प्लास्टिक की गुड्डियाँ बनाता था। अच्छा। प्लास्टिक की ओके। गुड्डियाँ आती हैं बच्चों वाली, ओके। वो बनाता था। ओके। तो अब अभी दोनों फिलहाल तो कोई काम नहीं है। दोनों के पास कोई काम नहीं है। अच्छा, तो शुरू से ये दोनों भाइयों की आपसे छोटे हैं या आपके भाई बड़े हैं आपसे? नहीं, नहीं, मेरे से बड़े हैं दोनों। अच्छा, और वाहिद कफ़ालत करने वाली आप ही थीं शुरू से? जी, बिल्कुल। अच्छा, जब से इनकी काम ख़त्म हुए हैं तब से आप ही देख रही हैं या आप शुरू से ही आप देखती नहीं, थीं? नहीं, वो ये दोनों भी अपना-अपना घर देखते थे। मतलब अच्छा। मैं अपना घर सिस्टम अलहदा देखती थी, अच्छा। और ये अपना सिस्टम अलहदा देखते थे। ओके। ओके। आप चाहें तो अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दीजिए, अलहदा क्योंकि वो देखते थे और बार-बार हमारा सिस्टम जो था, जी, जी, वो अलहदा। अलग था। कोई आप परेशान लग रही हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है ज़रूरी, आप चाहें तो ले सकते जी, हैं। मैम, पता नहीं बार-बार कौन कॉल कर रहा है, ये साइलेंट पे लगा दो। हाँ, कोई मेरे ख़्याल है बहुत ज़रूरी कोई फ़ोन कर रहे हैं बार-बार। आम, ये बताइएगा आलिया, जी। 14 साल आपने कहा कि बहुत अच्छा वक़्त गुज़ारा, बहुत अच्छे हालात रहे, तो कभी और जी। सेविंग्स करने का ख़्याल नहीं आया आलिया? जी, बिल्कुल, मेरे ज़हन में तो ये बिल्कुल नहीं था कि जो मैं कमाऊँगी वो नहीं जुड़ेगा। मेरे ज़हन में ये था कि मेरी फ़ैमिली जो है वो इस चीज़ को जमा करेगी, बट उनका इतना ज़हन नहीं था। उन लोगों ने बस खाया और उजाड़ा, उन लोगों को ये समझ नहीं थी कि हमें जमा कैसे करना है। बट उन्होंने जब लोग कहते थे कि या घर ले लो या सेव कर लो, इस तरफ उनका कभी ज़हन गया ही नहीं। तो जब ठोकर लगती है फिर पता लगता है कि हमने सेव क्यों नहीं किया, तो हमें करना चाहिए था। आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खाया और उजाड़ा। ये खाने हाँ वाले और जी। उजाड़ने वाले कौन थे? ये मेरी फैमिली को मैंने पैसा काफ़ी दिया, बट उन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि हमें ये कहाँ जमा करना है, हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। तो उस तरह से फिर वो नासमझों की तरह जो खाया-पिया और गौर नहीं किया कि कुछ बनाना भी है। मैं बस मेहनत करती थी और इकट्ठा करती थी। और आपने कभी पूछा ही नहीं कि शायद कहीं सेविंग हो रही हो, कहीं कोई जमा जी, हो रहा हो? आपके ज़हन बिल्कुल। में कुछ ऐसा ख़्याल था कि कहीं न कहीं तो नहीं, सेव बिल्कुल नहीं था। मुझे ये था कि मेरे पैसे सेव हो रहे हैं और कुछ न कुछ बन जाएगा। तो मैंने 2 गाड़ियाँ भी लीं, तो वो मतलब गाड़ियों के चक्करों में अपना घर ही नहीं बना सके। और तो वो गाड़ियाँ कहाँ गईं आज जो आपकी वो गाड़ियाँ थीं? गाड़ियाँ तब सेल हो गईं जब ये 4 साल मैं बीमार रही थी। मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, इस फ़ील्ड में 4 साल मैं भी बीमार रही हूँ। तो वो जब मैं बीमार थी तो 4 साल मैं फ़ील्ड नहीं कर सकी। उस आपको वजह से क्या मेरी हुआ जो था है आलिया? आप कह रही बीमार थीं, क्या हुआ था आपको? जी मैम, मेरे ना ये इश्यू हो गया था, एक तो मेरे गुर्दों में पथरी हो गई थी, और पता नहीं फेफड़ों में पानी-शानी पड़ गया था। अच्छा, तो तो उस वक़्त उससे आपकी मैं गाड़ियाँ चारपाई पे पड़ बेची गई। गईं। उसमें चारपाई पे पड़ गई, तो फिर कोई काम नहीं था, तो फिर वही मेरे ऊपर इलाज मेरा करते रहे लगा-लगा के। क्या आज आप उनसे पूछती हैं कि अगर कुछ 2 पैसे बचा लेते, तो आज हम झोपड़ी में नहीं रह रहे होते? ये बात मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ। वो इस बात को अफ़सोस में लाते हैं, वो तकलीफ़ दुःख होता है उन्हें, तो वो कहते हैं कि जो वक़्त अब गुज़र गया वो वापस तो नहीं आ सकता, पर नेक्स्ट हम केयर करेंगे। तो फिर जब एक दफ़ा ठोकर लगती है, तो इंसान को समझ लगती है कि उसने क्या करना है। ये झटका जो लगा है, ये झटका इतना बड़ा है कि हम सही बात है, जितना लकीर मर पीटने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बात ये जी, है कि बिल्कुल। आप आज भी उन्हीं भाइयों के साथ रह रही हैं और जुड़ी हुई हैं, और जिनके साथ आप भरोसा कर रही थीं कि वो तमाम चीज़ें जो आप कमा रही हैं, वो कहीं न कहीं सेव हो रहा होगा। माया जी, मेरी ज़िंदगी में मेरी फ़ैमिली ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि फ़ैमिली के बिना कोई कुछ नहीं होता। बहन-भाई जो होते हैं वो अल्लाह पाक का अनमोल तोहफ़ा होते हैं। जब माँ-बाप नहीं रहते तो फिर माँ बहन-भाई साथ रहते हैं। मेरे बहन-भाई बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए वजह से मैं अपने बहन-भाइयों का साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि जब माँ-बाप नहीं आएँगे तो बहन-भाई भी नहीं आएँगे। आज इस भी वजह से आप ये वो अनमोल बहन-भाइयों रिश्ता पे है। जान छिड़क रही हैं, जिन्होंने आपका कोई भी पैसा नहीं बचाया, ये होती हैं बहनें। आपने कभी आलिया शादी की या कभी सोचा शादी करने के बारे में? मैम, मैंने मतलब क्या सोचना है, पूरी ज़िंदगी ये किया कि आज सेव करेंगे, बस वो दुखों तकलीफ़ों में ऐसी ज़िंदगी उलझी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। मैं इतने सालों से दुःख तकलीफ़ गुज़ारे हम लोगों ने। मैंने ये अपने हालात किसी को दिखाने नहीं थे या बताने नहीं थे। मैंने तब बताए जब मेरा भाई बहुत सीरियस हो गया, हॉस्पिटल्स वाले भी इसका इलाज नहीं कर रहे थे। मजबूरन मुझे
اب بھائی کے لیے یہ میڈیا کے سامنے آنا پڑا تاکہ میرے بھائی کی مدد کی جاتی تو ہمارا جو اس وقت حالات ہے اسے دیکھا جاتا. آپ نے ایک بات کہی بیچ میں ہی کہ کبھی سوچا ہی نہیں، وقت ہی نہیں ملا. کیوں وقت نہیں ملا عالیہ؟ کیسا کیا مصروف تھیں کہ اپنی زندگی اپنا گھر بسانے کا نہیں سوچا؟ وہ اس لیے تاکہ میں ان کا گھر بسا سکوں، ان کو ایک اچھی زندگی دے سکوں. میری شادی کے بعد تو انہیں کوئی سنبھالنے والا ہے نہیں. میری شادی کے بعد انہیں کون سنبھالے گا، کون کرے گا؟ میں اپنی فیملی، میری فیملی مجھے بہت پیار کرتی ہے، مجھے اپنی فیملی بہت پیاری ہے کیونکہ میرے بعد ان کا کوئی نہیں ہے. عالیہ اتنا تاکہ بڑا انہیں کوئی. سیکریفائس کبھی ہاں جی. راستے میں کوئی سفر میں ملا نہیں جس نے کہا ہو کہ میں پکڑتا ہوں تمہارا ہاتھ اور ہم؟ بڑے بڑے لوگوں نے کہا، ایسے لوگ تھے جن نے کہا، بٹ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف باتیں کرتے ہیں. تو ہماری فیلڈ کے لوگ، ہماری جو فیلڈ ہے اس لوگوں کو زیادہ تر غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، اپنی محنت سے اپنا گھر پال رہے ہیں. ہم اگر پرفارم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جاب کر رہے ہیں، ہم اپنی جاب سے اپنا گھر چلا رہے ہیں. یہ لوگ نہیں سوچتے. لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ کنجر ہے یا پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ کتنے گھٹیا لوگ ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنی محنت کر کے اپنا گھر پالتے ہیں. اگر ہم پرفارم کرتے ہیں اس کا مطلب وہ بھی ہماری جاب ہے. جس طرح سے یہ صاف شریف لوگوں کی جابس ہوتی ہیں، اس طرح یہ بھی ہماری جاب ہے. ہم اسی جاب سے اپنا گھر چلاتے ہیں، اسی جاب سے ہمارے بچے پلتے ہیں، اسی جاب سے ہم ہر چیز کرتے ہیں. یہ ہماری جاب ہے، ہم اسے جاب کی طرح کرتے ہیں. تو عالیہ آپ کے ایک بھائی کی طبیعت خراب ہے، دوسرے والے بھی کام نہیں کر سکتے؟ کوئی مزدوری؟ نہیں، وہ میم اس کے جو سسٹم ہے نا، اس کا جو گڈیوں کا کام ہے اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا. وہ جو گڈیوں کا کام ہے آج کل چل نہیں رہا. وہ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں لگا کے، تو اس کا وہ جو سامان ہے نہیں بکتا. کبھی 200، کبھی 400، کبھی 500. تو جو 400 سے 500 تے گزارا ہوتے نہیں ہے. میرے بھائی کی جو ڈیلی کی میڈیسنس ہیں وہ 4 سے 5 ہزار کی آتی ہیں اور وہ اس طرح سے پھر گزارا نہیں ہوتا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ابھی بھی کہیں سے آمدنی تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں. تو اگر 400 500 بھی آ رہے ہیں تو وہ نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہاں جی، وہ تو شکر اللہ کا، اس میں سے ہمارا کھانا ہو جاتا ہے، ہمارے بچوں کے ایگزیکٹلی لیے کھانا ہو جاتا ہے رات کا، دن کا. ایگزیکٹلی. اچھا ایسا کیا تھا، آپ نے بات کی بیچ میں، آپ کی پچھلے بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا عید کے 3 دن ہوتے ہیں لیکن میں نے سارے بچوں کے 8 جوڑے بنائے. آپ نے ایسے بولا تھا عید کے دنوں میں آپ اپنے بھتیجوں کے 8 جوڑے بنواتی تھیں. تو کیوں اتنا کیوں کرتی تھیں؟ مطلب 8 جوڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے ہی کیوں نہیں جتنی ضرورت تھی؟ وہ اس لیے تاکہ وہ کسی کو دیکھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ آج مطلب ان لوگوں نے 3 پہنے ہیں تو مطلب ہمارے پاس پھپھو جی نے ہمیں کوئی کمی دی ہے. تاکہ وہ جب بھی مجھے یاد کریں تو اچھے لفظ میں یاد کر سکے کہ اگر پھپھو تھی تو وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی. تو ایک دن تو جانا ہی ہے، سب نے جانا ہے. تو وہ یہ سوچ سکے کہ پھپھو جب تک تھی وہ ہمیں بہت خوش رکھتی تھی. اس وجہ سے کبھی انہیں کوئی کمی نہیں آنے دی، کبھی پرابلم نہیں ہوئی. ہر طرح کی مطلب میرے جب تک فینس بھی میری مدد کیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. تو جب تک انسان سامنے رہتا ہے تو سارے ساتھ رہتے ہیں. تو جب وہ گر جاتا ہے تو اسے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو میں عالیہ آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے پھپھو کی محبت میں، جذبات میں آ کے اتنا خرچہ کیا جو شاید رہائش سے جا کر نمائش کی حد تک چلا گیا. وہ میں آخر پروگرام کے بتاؤں گی کہ اس کا کیا مقصد ہے. لیکن اگر آپ اس وقت 8 جوڑے نہ بناتی ہو، جتنے ضرورت تھے اتنے ہی بناتی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج آپ کے پاس 2 پیسے بچے ہوتے؟ بالکل بالکل جی، بچے ہوتے. میں نے الحمدللہ بہت کمایا ہے. وہ 8 جوڑے تو کچھ بھی نہیں تھے. میں نے اتنا کمایا ہے کہ میں آج اب وہ بیٹھ کے سارے آپ کی ڈریسز، وہ ساری جیولری، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہیں میم. ادھر ہی میں نے ادھر ٹینٹ میں رکھی ہوئی ہے. میرے ڈریسنگ جو ہے اس وقت وہ بڑی گندگی کے حالات میں ہے کیونکہ ادھر کوئی سیونگ نہیں ہے. مطلب کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اپنا سامان رکھ سکوں. مطلب میرا سب کچھ ادھر ہی ہے. اور آپ کیا یہاں پر سیف ہیں، سیکیور ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ظاہر ہے سڑک پر بالکل ہیں تو بالکل سیف نہیں ہوں گے. سیکور نہیں ہوں. مطلب کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی سہارا نہیں ہے. سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہوتا ہے. جب تک وہ ساتھ ہے
इंसान क्या डर नहीं सकता। मेरी हिम्मत है, मैं हारूँगी नहीं जब तक हमें इंसाफ़ नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक़्त जो मेरी मदद करना चाहता है, मैं उन सबको अपना नंबर भी बताऊँगी और खुदारा आप लोगों ने अगर मदद करनी है तो प्लीज़ गंदी नज़रों से मत कीजिएगा बंदी क्योंकि मेरी काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बड़ी-बड़ी गंदी बातें की। मतलब हेल्प तो कम करते हैं, पर गंदी-गंदी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ कि इस वक़्त जो मेरे हालात हैं, लोगों को मेरे हालात का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। आलिया ने आखिर में इतनी बड़ी बात कर दी कि शायद मुझे कुछ कहने की जगह ही नहीं बची है। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर कहूँगी। आलिया ने कहा कि लोग गंदी नज़रों से देखते हैं, गंदी नज़रों से बात करते हैं, गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी उनकी मदद करना चाहे, अल्लाह के लिए मदद करे कि आप देख रहे हैं, आपका अपना देख रहा है, आपके जानने वाले देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात शेयर ये करनी थी। हमने रिहाइश से लेके नुमाइश तक का सफ़र हमने बहुत जल्दी ज़िंदगी में तय करना सीख लिया था शायद। रिहाइश, आसाइश, नुमाइश, आराइश, कुछ चीज़ें हमारी सिर्फ एसेंशियल्स होती हैं, लेकिन हम करते इसलिए हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम पहने दुनिया क्या कहेगी, हम ओढ़े दुनिया क्या कहेगी, गाड़ी में किस में जा रहे हैं दुनिया देखेगी किस में जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जब मेहनत कर कर अपने 2 पैसे शायद इस वक्त ने हमें इतना ज़रूर सिखा दिया है, ये मेरा ख़्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ लेकिन ये मेरा ख़्याल है। कोरोना या कोविड-19 जैसे वक्त ने, इस पेंडेमिक ने हमें इतना ज़रूर सिखाया है कि हमें जितनी ज़रूरत है ना, हम उतना ही खर्चा, और जितनी ज़रूरत है ना, हमारा उतना ही सोचना हो गया है। जब हालात बहुत अच्छे हों तो उन हालात के लिए भी सोचना चाहिए, बिकॉज़ उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आता है। और एक और बात, हुकूमत हर चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है, हुकूमत हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, आप और मैं लेंगे। एटलीस्ट हम अपनी प्राइवेट ज़िंदगी, फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। It's not Imran Khan's fault if we are financially in crisis today. Because I think हमें अपने लिए एक से ज़ायद ज़रिया आमदनी होनी चाहिए। 2-3 किताबें हैं, ज़रूर पढ़िएगा। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट क्यूसाकी की है, बहुत अच्छी किताब है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके आज के हालात को देखकर वो किताब आपको क्लिक करे और कल आने वाला दिन आपका बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। माया कहानी की टीम से रब्ता करने के लिए हमारे स्क्रीन पर नंबर आएंगे, हमारा फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल। आप चाहें अपनी कहानी हमसे शेयर करना, आपको हम खुले हाथों के साथ वेलकम करते हैं। आप अपनी कहानी हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर अपनी कहानी शेयर कीजिए और आइए माया कहानी का हिस्सा बनिए। हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जुमे को मुलाकात होगी शाम 7 बजे न्यूज़ 1 पर माया कहानी के साथ।